साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला विषय है राजद्रोह का वार बंद हो सरकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों की पर समीक्षा का निर्देश भी दिया है। इसके पहले भी राजद्रोह से संबंधित दंडात्मक कानून के दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि वह उस प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया। तब याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने प्रावधान के कथित दुरुपयोग का उल्लेख किया था। इसके साथ ही दूसरा विषय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वह है श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर। विद्रोह का डंका मुश्किल में लंका है। एक ऐसा देश जहां खाने के लिए अनाज नहीं है, मरीजों के लिए दवाई नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, पेट्रोल डीजल का संकट है, 16 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती हो रही है, विदेश से जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए डॉलर नहीं है। एक ऐसा देश, अर्थात हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। 1948 में आजाद होने वाला श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? क्यों वहां पर ऐसे हालात हुए हैं? एक स्थिर सरकार होते हुए भी इस प्रकार की अराजकता किन कारणों से बनी है और इसके चलते हमारे देश पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और हमें किन बातों को लेकर सचेत होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत पहले विषय के संदर्भ में जो राजद्रोह के मामले से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले को शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि द गोल्डन रूल इज दैट देयर आर नो गोल्डन रूल्स, अर्थात यही स्वर्णिम नियम है कि स्वर्णिम नियम होते ही नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा यह बात कभी कही गई थी। नियमों के संदर्भ में हम मान सकते हैं कि कोई नियम हमेशा ही सही है ऐसा नहीं माना जा सकता है। समय के साथ उसमें बदलाव होना चाहिए। राजद्रोह कानून 1870 में बहावी आंदोलन के बाद अस्तित्व में अंग्रेजों की सरकार के द्वारा लाया गया था। 27 साल बाद इसे पहली बार इस्तेमाल तब किया गया था जब बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। अर्थात जिन्होंने ये कानून बनाया था उन्होंने भी इस कानून का इस्तेमाल करने में तकरीबन 27 साल का इंतजार किया था। लेकिन इस देश के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5-6 साल के अंतर्गत 600 की करीब मामले इस कानून की धारा के तहत आज़ाद हिंदुस्तान में दर्ज किए गए और इन्हीं के चलते यह विषय अदालत तक पहुंचा है। अदालत ने नाखुशी जाहिर की है। केंद्र सरकार ने एक बार कहा कि इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री के हवाले से देश के कानून मंत्री ये बता रहे हैं कि इसके बदलाव की संभावनाओं के संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार का रुख क्यों बदल गया। क्या कुछ ऐसी धारा है जिसके चलते लोगों को लगता है यह देश हित में नहीं है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व सांसद हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इन सब के बीच में कानूनी राय देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अभिभाषक अरुण पटेरिया जी भी मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत गुरदीप सप्पल जी से करते हैं। सप्पल जी, 50 साल से ज़्यादा राज किए आपसे जो काम नहीं हो सका वो काम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है और कटघरे में आप वर्तमान सरकार को खड़ा कर रहे हैं। थोड़ा विरोधाभास है। आप दोनों जिम्मेदार या अकेले भाजपा जिम्मेदार, ये समझने में बड़ी दिलचस्पी है मेरी। थोड़ा हमारी जिज्ञासा का समाधान करेंगे? हिमांशु जी, ये बात सच है कि जो सेडिशन कानून है जी राजद्रोह जिसको हम कहते हैं जी वो आईपीसी में बना रहा। अंग्रेजों के जमाने का कानून था, वो नहीं निकाला जब कांग्रेस की सरकार बनी आजादी के बाद। जी ये भी उतना ही सच है कि संविधान के अंदर राजद्रोह या सेडिशन नहीं है और इसको नहीं रखने के लिए संविधान में बाकायदा बहस हुई थी। बहस के बाद ये तय हुआ कि राजद्रोह या सेडिशन को संविधान में नहीं रखा जाएगा। लेकिन चूंकि कानून अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहा था उसमें रहा और उसको निकाला नहीं। इसलिए नहीं निकला वो क्योंकि कहीं कहीं पे ये माना गया कि इसकी जरूरत पड़ेगी। समस्या तब आई है जब ये सरकार आई है बीजेपी की और इसने इस कानून का जब दुरुपयोग बड़े पैमाने पे करना शुरू किया। देखिए किन 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 मामलों की हम बात कर रहे हैं पिछले 7-8 साल में। पिछले 7-8 साल में लगा है कानून किसानों पे, जी सीएए वाले आंदोलनकारियों पे, पाटीदार के आंदोलनकारियों पे, पत्रकारों के ऊपर एक पत्रकार जिसने कहा कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री बदल सकता है, वो पत्रकार जो हरदोई रेप केस कवर करने गए थे। तो
ऐसे लोगों पे ये कानून लगने लगा जिसका कि दूर दूर तक राजद्रोह या देशद्रोह से कोई वास्ता नहीं था। तो जी तब ये चिंता जाहिर करनी शुरू हुई और तब कांग्रेस ने भी क्लियर कट स्टैंड लिया। पिछले इलेक्शन में 2019 के हमने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि इस कानून को जाना होगा। आप जी एक बात समझिए, बेसिक बात, जी जैसे एंटी सीएए आंदोलन है, जी अब वो एंटी सीएए आंदोलन जो है उसके ऊपर धारा क्या लगती, अनलॉफुल असेंबली की, कि जी लोग इकट्ठा हो गए बिना परमिशन के 141 143। जी तो उसका तो लोगों पे इतना असर नहीं पड़ता। जी बीजेपी ने कहा ये राष्ट्रद्रोह है, वो देशद्रोह नहीं बोलते हैं, वो राजद्रोह नहीं बोलते, वो राष्ट्रद्रोह बोल देते हैं। जी तो पब्लिक को लगता है कि शायद देश के साथ बहुत कोई गुनाह किया जा रहा है, कोई देश के खिलाफ गद्दारी हो रही है। तो जी मायने बदल जाते हैं। अगर जेएनयू में कन्हैया कुमार के ऊपर अगर नॉर्मल लगता तो लगता कि यूनिवर्सिटी के अंदर झगड़ा हुआ और लोगों, दो ग्रुप का झगड़ा हुआ और लोगों ने आजादी की नारे लगाए कि भूख से आजादी, जी इसमें लोगों को कोई गलत नहीं लगता। लेकिन जब उस पर सेडिशन आप लगा देते हैं और कहते हैं कि ये देशद्रोह है, तो लोग कहते हैं कि ये लोग ही गलत हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है ये पहले पैदा नहीं हुई थी, पहले भी सेडिशन कानून को हटाने की मांग होती मैं रही थोड़ा है, ये बीच में बात सच हस्तक्षेप है। करना चाहूंगा गुरदीप सप्पल जी। किरण रिजिजू इस समय कांग्रेस के प्रति बेहद आक्रामक हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। देश के कानून मंत्री हैं, इसलिए उनकी आपत्तियों को आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा झूठ बोलते हैं कांग्रेसी, देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं कांग्रेसी, और जिस कानून के संदर्भ में इतनी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं इसको संज्ञेय अपराध बनाने वाली कांग्रेस है, जो 1973 में इंदिरा गांधी के समय पर बनाया गया। कोई जवाब है आपके पास इसके संदर्भ में जो किरण रिजिजू बोल रहे हैं? अंग्रेजों का कानून आजाद हिंदुस्तान में प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन आपकी सरकार ने किया, आपकी यशस्वी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने किया। कुछ कहेंगे इस संदर्भ में? हिमांशु जी, बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं। उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ खड़ी है। जी आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उन सब लोगों पे जिसपे बीजेपी ने देशद्रोह का कानून लगाया था, जी वो कानून अब वापस हो जाए, उन जी लोगों के केसेस में से वापस हो जाए, उन सबको बेल मिल जाए। अब किरण रिजिजू ये बताएं कि क्या आज के बाद ये लोग देशद्रोही तो नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट की नजर में? तो जी जो लोग देशद्रोही नहीं थे उनको आपने देशद्रोही बनाया कैसे भाई? सवाल जी तो यही है। इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं ना हटाने की। जी ये मांग पहले इतनी नहीं उठी थी, ये इसलिए उठ रही है आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, पेन के एक स्ट्रोक से, वो तमाम लोग जो पिछले 7-8 साल से देशद्रोह की लांछन झेल रहे हैं, जी लांछन, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, बोला आप कल बेल ले लीजिए और आप फ्री हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये लोग देशद्रोही होते तो क्या जी सुप्रीम कोर्ट इनको जाने देता? क्या किरण रिजिजू ये कहना चाहते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट देशद्रोहियों के साथ खड़ा है? आप जी कांग्रेस को भूल जाइए। क्या यही तो राजनीति बीजेपी की रही कि जिसने विरोध किया उसको देशद्रोह का नाम दे दिया? सरकार का विरोध देशद्रोह की श्रेणी में करार देने का काम पिछले 6-8 साल में भाजपा की केंद्र में बैठी हुई सरकार ने किया है। ये आक्षेप है कांग्रेस का। कमोबेश इसी प्रकार की ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के दौरान चली जिरह के दौरान भी उभर कर आई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की मंशा के विपरीत हैं। तो मेरे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं। बहुत कोशिश की है आपने इस दौरान, 8 साल से तो बड़ी कठिन मेहनत कर रहे हैं आप कि जो आपके खिलाफ बोले उसको सरकार के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ समझा जाए। कोशिशों में पानी फिर गया आज तो। कितना निराश हैं आप सुप्रीम कोर्ट के आज के दिशा निर्देशों को लेकर चिंतामणि जी? अब सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी कुछ कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कानूनों की समीक्षा होना चाहिए। जी समय बदलता है तो कानून की आवश्यकता और उसको स्वीकार करना चाहिए। जी मुझे ऐसा लगता है कि सिब्बल जी को शरजील इमाम की गिरफ्तारी पर बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। जी शायद उतनी ही तकलीफ जितनी जो बाटला कांड हाउस में मारे गए आतंकवादियों पर सोनिया गांधी को हुई थी, जी वैसी ही तकलीफ सिब्बल जी को भी लगता है शरजील इमाम की गिरफ्तारी पर है। जी क्या वही शाहीन बाग एरिया, वहां पर कई किलो ब्राउन शुगर नहीं पकड़ी गई? जी क्या उसी क्षेत्र में बड़े अपराध नहीं पकड़े गए? जी क्या उसी क्षेत्र में बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है? तो जी आप इसको समझिए। दूसरा, जहां तक राजद्रोह, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपकी दलील के संदर्भ में बात अधूरी रह जाएगी। वो शाहीन बाग में नशीले पदार्थ पकड़े गए आपने बताया, ये गुजरात में एक मुंद्रा पोर्ट है, उसमें उससे कई गुना ज्यादा नशीली पदार्थ पाए गए। और आज ही खबर आई है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डे पर भी तकरीबन 400 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। इस पर भी उतनी ही
मारक टिप्पणी रहेगी चिंतामणि जी की, जितनी आपकी शाहीन बाग के संदर्भ में है, या कुछ अलग कहना चाहेंगे इस पर? इसके लिए तो सरकार और एजेंसियों का आभार करना चाहिए, उनकी सजगता पर उन्हें बधाई और धन्यवाद करना चाहिए, उनकी पीठ थपथपाना चाहिए। जी और सैकड़ों करोड़ की अगर हीरोइन पकड़ी गई और सरकार का और किसी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता तो पकड़ी नहीं जाती। इसका जी मतलब है कि सरकार सजग है और किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है जी और कानून अपना काम कर रहा है उस क्षेत्र में। जी लेकिन जहां तक राष्ट्रद्रोह की बात है, निश्चित रूप से हमें नवनीत राणा पर लगाए गए राजद्रोह और शर्जील इमाम पर लगाए गए राष्ट्रद्रोह में, दोनों में अंतर करना होगा। जी अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस नवनीत राणा का जो हनुमान चालीसा पढ़ने जाती है उस पर लगा, उसका तो समर्थन करती है, जी लेकिन शर्जील इमाम पर जब लगता है तो इन्हें तकलीफ होती है, इन्हें दुख होता है। मुझे लगता है कांग्रेस किस तरह अपनी तुलना रखती है, किस तरह अपना मापदंड रखती है, ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे संजीदा विषय पर भी कांग्रेस सिलेक्टिव हो जाती है और उसको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं। और इसीलिए जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम इसमें परिवर्तन करेंगे और समयानुकूल जी जो आवश्यकता है उसका फेरबदल करेंगे, उसका स्वागत होना चाहिए। इस धारा की आवश्यकता तो है, अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोगों पर को किस तरह और कौन सी धारा में बंदी बनाया जाएगा, उनको केवल उन्होंने तो कह दिया, नारा दे दिया, लेकिन उसका संकेत कितना बड़ा है, तो उस पर कौन सी धारा में अभियोग लगाया जाएगा, किस धाराओं में सजाएं दी जाएगी। तो ऐसी जो इस देश में जगह जगह छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए हैं कांग्रेस की कृपा से, वो जब विद्रोह का स्वर अपनाएंगे तो किसमें सजा देंगे? किसमें इसलिए सजा देंगे? बड़ा राष्ट्रद्रोह की गंभीर प्रश्न है। चिंतामणि मालवीय जी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, उसके बाद सजा कैसे दें? पर चिंतामणि जी आप बताएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना अपराध कैसे हो जाएगा? क्या इस देश की सरकार ने पाकिस्तान को दुश्मन राष्ट्र की संज्ञा दे दी है, जिसके चलते दुश्मन देश के संदर्भ में यह नारा लगाया जा सके? देखिए, हाँ मैं जो दो राष्ट्रों के संबंधों की बात नहीं, लेकिन इस देश में रह करके अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर राष्ट्रद्रोह की धारा होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो मुझे आपके विवेक पर भी और आपकी नीयत पर भी शक करना पड़ेगा मेरी कि आप नियत, इसको भी। मेरे विवेक पर आपको शक है, और आपके माननीय नेता और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहां पहुंच जाते हैं, उस पर आपको कोई सवाल नहीं करना, उसके संदर्भ में आपको कोई ऐतराज नहीं है, आप उनके लिए कालीन बिछाएं, उस पर आपको ऐतराज नहीं है। पर हम ये सवाल कर लें तो इस पर आपको ऐतराज है। मुझे जाना अरुण पटेरिया जी के पास है, लेकिन उससे पहले गुरदीप सप्पल जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के संदर्भ में अरुण पटेरिया जी से बात करते हैं। जी गुरदीप जी। हिमांशु जी, जिस तरह से हमारे कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, तो बीजेपी को केवल मुसलमान मुसलमान सुनाई देता है। जी मालवीय जी ने मेरी पूरी बात में किसानों का नाम नहीं सुना, पाटीदारों का नाम नहीं सुना, जाटों का नाम नहीं सुना, सिर्फ सीएए का नाम सुना, उसमें भी मुसलमान सुना। प्रॉब्लम ये है इन लोगों की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून आप हटाइए। यहाँ पे पाकिस्तान का बात नहीं, बात कहां से जोड़ी? ब्राउन शुगर पकड़ी गई। आपने ब्राउन शुगर वालों पे देशद्रोह लगाया जी, बताइए मुझे। आपने तो लगाया उनपे जो सीए का विरोध कर रहे थे, और ब्राउन शुगर पे पीठ थपथपानी है तब थपथपाइएगा जब 27 टन पिछले साल निकला है। 27 टन 50 करोड़ लोगों के लिए 6 महीने का ड्रग है मालवीय जी। 27 टन ड्रग आप ट्रेस नहीं कर पाए हैं, एक साल से ट्रेस नहीं कर पाए हैं, और आप ट्रेस नहीं कर पाए हैं इसके संदर्भ में और सवाल कर रहे हैं। गुरदीप सप्पल जी का कहना है इन्हें तो केवल मुसलमानों के संदर्भ में ही ये कानून की जरूरत है। लेकिन सबके बीच में मैं जाना चाहता हूं अरुण पटेरिया के पास, इस कानून के संदर्भ में आज जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं पटेरिया साहब, उसको लेकर भी थोड़ी उलझन है। उन्होंने कहा है कि अब इस धारा का उपयोग ना किया जाए, वहीं दूसरे पैरे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर किया जाए तो इस पर राहत दी जाए। पूरी जगह समाचार ये चल रहे हैं कि अब इस धारा के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा जुलाई तक, जब तक इस मामले में अगली सुनवाई नहीं होती है। और दूसरी तरफ यह भी निर्देश है कि अगर मामला दर्ज होता है तो आपको राहत दी जाए। इस विरोधाभास के संदर्भ में थोड़ा स्थिति स्पष्ट करेंगे आप? जी जी नमस्कार जी। मैं अपनी बात कहने से पहले आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि इसके पहले भी इसी बिंदु पर चर्चा हुई थी जी। उस वक्त संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने इंडियन वेरिएंट के बारे में कुछ कहा था जी। और फिर शिवराज सरकार ने उनके खिलाफ 124A का लगा दिया था जी। उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि 124A की प्रासंगिकता क्या है जी। कोई बात कहने से पहले मैं
ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि 124A है क्या। जी 124A देशद्रोह नहीं है, 124A राष्ट्रद्रोह नहीं है। जी इसलिए इस संदर्भ में अगर कोई ये चर्चा करे कि ये देशद्रोह, ये राजद्रोह है, तो कतई नहीं। जी ये तो केवल एक है कि विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति कोई घृणा उत्पन्न करे या कोई इस प्रकार का काम करे कि जिसकी वजह से लोग उससे हिट करने लगे, तो ये धारा होती है। इसके और भी और प्रयास भी करे तो भी होती है। इसके कई और तथ्य भी हैं। जी मेरा कहना यह है कि इसका बेसिक ये है कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जिसमें धारा 124A है, ये 1860 में बनी थी जी और इसे अंग्रेजों ने बनाया था। जी तो वो धारा बनी इसलिए थी कि अगर कोई हिंदुस्तानी आदमी, कोई भारतीय आदमी ये कोशिश करे कि अंग्रेजी की सरकार के खिलाफ विश्वमन करे या उनको नुकसान पहुंचाए, तो उनको दंडित किया जाए। जी और अंग्रेज लोग बहुत बुद्धिमान थे। इस धारा में एक विशेष बात यह है कि ये प्रावधान किया है कि इसमें आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है और 3 साल तक की भी सजा हो सकती है। जी ऐसा किसी अन्य प्रावधान में नहीं है। और ये शायद इसलिए कानून बनाया गया कि जब कभी किसी अंग्रेज को या इनके प्रिय पात्र को इसमें दोषी ठहराया जाए तो 3 साल के छोटे मामले करके निपटा दिए जाए, और जब किसी विरोधी को किया जाए तो वैसी दशा में उसको आजीवन कारावास तक के लिए दंडित किया जाए। तो ये कानून शुरू से विरोधाभासी है। और जैसा भी मेरे मित्र ने बताया कि भारत की आज़ादी के बाद इसमें परिवर्तन होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि इस धारा को बिल्कुल हटा देंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। परंतु ये भी है कि इस धारा का दुरुपयोग, मतलब वो चाहे जो सी सरकारें हों, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, वो सब अपने तरीके से करती हैं। और आज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज भी कर रही हैं। जिसको जो नापसंद है उसके खिलाफ वो राजद्रोह का केस लगा देते, 124A लगा देते। 124A को अपने ये माने कि ये हथियार है। ये हथियार को अगर अपन अच्छे रूप से दुश्मन के खिलाफ यूज करें, प्रयोग लाए, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी। इसका ये स्वागत होना चाहिए। परंतु इसको अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग में लाए तो इससे बुरी कोई बात नहीं होगी। तो आज स्थिति ये है कि इस कानून में परिवर्तन आवश्यक है, और परिवर्तन भी अगर ना करे कोई, तो वैसी दशा में इसका संयत प्रयोग करें। अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ये बिल्कुल सही है। सही बात तो ये कि कानूनविदों को ये चाहिए था कि 1947 में जैसे भारत आजाद हुआ था, तुरंत इस कानून की समीक्षा करते और भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार इसमें संशोधन करते। आज भी मेरा खुद का पहले भी ये सुझाव था, दिग्विजय सिंह वाले केस के टाइम पे भी, और अभी भी ये सुझाव है कि इसमें एक अच्छा परिवर्तन किया जाए, इसका प्रयोग किया जाए। जैसे अभी एक मेरे मित्र ने बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे या ये नारे लगाओ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वैसी दशा में उन लोगों को लाइटली नहीं छोड़ा जा सकता। उनके खिलाफ तो एक प्रभावी कार्रवाई करना पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का भी ये एक आज जो वक्तव्य आया वो भी सही है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे, और सब लोग मिलकर, न केवल प्रधानमंत्री, विपक्ष, सभी लोग, जनता मिलकर इस बारे में चिंतन करें और एक अच्छा कानून बताएं इस बारे में कि पटेल आपने पूरे कानून के संदर्भ में बात कह दी, लेकिन मेरा जो सवाल था वो सवाल अनुत्तरित रह गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या है। क्या आज के बाद इस मामले में कोई नया मामला दर्ज नहीं हो सकता इस धारा के तहत? क्योंकि वो थोड़ा विरोधाभासी सा लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि कोई नया मामला दर्ज ना ही होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर दर्ज होगा तो उसमें राहत देने के लिए अदालत जाए। इसको स्पष्ट करिए ना। देखिए जी, ये आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर निहित है जी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि नया कोई मामला दर्ज ना करो जब तक ये सॉल्यूशन नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पहले के मामलों में अगर कोई बंद है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि ऐसे मामले में यदि कोई बंद है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा, ये कहना है। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं गुरदीप सिंह सहल जी के पास में,
और सप्पल जी आपसे समझना ये चाहता हूं, केंद्र सरकार ने अपना रुख क्यों बदला, ये एक सवाल जहन में है। एक हलफनामा दायर होता है 6 मई को और 8 मई को हलफनामा बदल जाता है। 6 मई को कहा जाता है इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। भारत की सरकार है, देश की सरकार है, 2 दिन में बदल गया मामला। इस पर कोई आपका आकलन है, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है? हिमांशु जी, पूरा देश में लोग जो समझते हैं कानून को और इन चीजों को, वो सब आप ही की तरह हैरान हैं कि अचानक से केंद्र सरकार ने यू टर्न कैसे लिया। पहले वो अड़े हुए थे, जरूरत है, फिर बोला नहीं अब इस पे हम विचार करेंगे। मुझे लगता है कि 2 वजह हैं इसकी। एक की केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख समझ में आ गया था पिछली हियरिंग के अंदर, और केंद्र सरकार को ये मालूम है कि उसने जो 600 650 केसेस लगाए हैं पिछले 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, उनको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, वो जस्टिफिकेशन उसका पॉसिबल नहीं है। तो केंद्र सरकार बहुत ही, जिसको कहते हैं, वीक विकेट पे थी। उसको ये मालूम था कि इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा होने जा रहा है, और इसलिए उन्होंने एक कोशिश की कि कहीं हम इसमें से निकल जाए, साइड से, कहते हैं ना हमारे पतली गली से निकल जाना। तो कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होने नहीं दिया। सॉरी मैं भाषा ऐसे यूज कर रहा हूं, लेकिन सच यही है कि उन्होंने कोशिश की सरकार ने कि हम किसी तरह से मामले को टाल दें, ये इशू ना आए, क्योंकि इस इशू के साथ एक चीज साबित होती है कि वो तमाम लोग जिन पे केसेस लगाए गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग, अधिकांश वर्ड यूज कर रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी सेडिशन के गुनहगार नहीं है। इसलिए यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा कोशिश उन्होंने की कि हम बच जाएं, बच नहीं पाए। लेकिन मैं चिंतामणि जी आपके पास जाना चाहता हूं, आज नहीं मानते कि आपकी बड़ी हार हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है जो भी लोग इन मामलों में बंद हैं अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाएं, और अदालतों को भी निर्देश है उसे कंसीडर करें। आपकी कोशिशों में पानी फिर गया एक सुनवाई के अंदर। कितने निराश हैं आज, कितने हताश हैं। अगर आपने समय रहते हुए ही समीक्षा की बात मान ली होती तो सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ा होता। नाराज नहीं है आप अपने देश के कानून मंत्री से? समय रहते सही फैसले लेने नहीं आते? हम लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली सरकार हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि अगर समझ में नहीं आया तो हम कानून बदल देंगे संसद में ला करके, हम जज को बदल देंगे, हम इम्पीचमेंट ले आएंगे। ये हमारा काम नहीं था। अगर कोर्ट ने कहा है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा सप्पल जी को ठीक कर दूं, थोड़ा सा वो उनको मेरा विनम्र उनसे आप सप्पल जी को ठीक करना चाहते हैं या सप्पल जी की बात को ठीक करना चाहते हैं? उनकी मैं बड़े भाई हमारे, मैं उनकी बात को ठीक करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा राज्यों के आंकड़ों पर नजर डाल दें। ये बीजेपी की सरकार ने नहीं लगा है, इसमें केरल भी है, इसमें बिहार भी है, इसमें और भी राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, राज्य सरकारों ने लगाए। तो आप अपने आप को, मेरा निवेदन है कि करेक्ट कर ले और केवल आरोप के लिए आरोप ना रखे। केंद्र सरकार किसी पर इस तरह के चार्जेस नहीं लगा रही है, तो केवल बीजेपी को कटघरे में घोषित करना आपको पूर्वाग्रही घोषित करता है। तो सप्पल जी आप जरा इससे बाहर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और दूसरा, जहां तक कोर्ट ने कहा है, तो कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा है, तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान होना चाहिए। और सरकार ने अगर सर स्वीकार किया तो ये तो स्वागत योग्य बात है। और अगर ये तो स्वागत बात हो जाएगा। चिंतामणि जी, मेरा सवाल जो है वो ये है कि आपका रुख इतनी जल्दी पलट कैसे गया? अरे आप तो बड़ी मजबूत सरकार चलाने वाले लोग हैं, अपनी बात पर कायम रहने वाले लोग हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले लोग हैं। ये क्या हुआ? आपका हलफनामा 48 घंटे में बदल गया, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत में। भारत सरकार थी, किसी की दुकान थोड़ी थी, ये माल बदल गया। तो इसलिए जानने में दिलचस्पी है, पहले गलती हुई, बाद में गलती हुई, किससे गलती हुई, और जिससे भी गलती हुई उसको कोई सजा वजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि अगर सरकार बदलती है अपने निर्णय तो स्वागत होना चाहिए। हम एक लचीली सरकार हैं, हम एक लोकतांत्रिक सरकार हैं। इस देश की आवश्यकताओं को कोई तब ठीक थे, आप ठीक थे, ये हमारा हेतु नहीं है। बहुत सारे निर्णय बदलने पड़ते हैं, और वो अगर लगता है कि नहीं देश हित में और समाज के हित में और व्यवस्था के हित में ये ज्यादा उपयोगी, तो हम वो काम करेंगे। आपको मुर्दा सर, देखिए, केवल मुर्दे नहीं बदलते, जैसे कांग्रेस नहीं बदलती। आप कुछ भी कीजिए, कांग्रेस परिवर्तन को तैयार नहीं होंगे, चाहे कितने ही तो चले जाएंगे वहां पर सलाह देने, वो नहीं होने वाला है जी। तो हम तो बदलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं। और जो बेहतर होगा समाज के लिए, देश के लिए और इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, वो करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे।
देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जयंती पर बताया था कि किसानों की समस्याओं के संदर्भ में कमेटी गठित करेंगे, उस कमेटी के द्वारा जो है कानून की समीक्षा भी करेंगे और उनके समाधान भी करेंगे, विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में। अरसा हो गया आंदोलन को ख़त्म किए हुए, अरसा हो गया किसानों के द्वारा कमेटी गठन की मांग करते हुए, पर आज 7 महीने 8 महीने होने को है। कमेटी ने अदालत में कहा है कि हम इसकी समीक्षा करने के लिए तैयार हैं। चिंतामणि जी, आपसे जानने में दिलचस्पी, ये समीक्षा कब तक करने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? 2024 तक, 2029 तक, या इस देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती तक? मतलब कुल मिला के पता चल जाए ना कि आप लोग समीक्षा के लिए समय कितना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जहां तक आपने विषयांतर किया है, किसान आंदोलन की बात की है, आपने आज हलफनामा दिया 48 घंटे बाद बदल के, और उसमें यह हामी भरी है कि हम इस धारा की समीक्षा करने के लिए तैयार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा होने तक रोक लगा दी इसके इस्तेमाल पर। आपसे जानने में दिलचस्पी है, समीक्षा कब तक? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की स्वयं ही एक कमेटी बनी हुई है जो किसानों की और व्यापारियों की, और उसमें तरह तरह के कृषि विशेषज्ञ, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारी सरकार ने कहा है कि हम इसमें संशोधन और नया कानून लाएंगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है अगले सत्र में आ जाए। अब याद कीजिए कि यही सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कानून पास किए, यही सरकार है जिसका जो परफॉर्मेंस है, जितने दिन है उससे ज्यादा हमने कानून पास किए हैं, और बड़े वैसे कानून भी जो कि बिल्कुल जम चुके थे, जिनमें जंग लग गई थी, वो भी हमने पास किए। हमने ही करीब 3000 से ज्यादा कानून रिपील किए हैं। तो ये हमारी सरकार है जो देश के हित के लिए जो जरूरी है वो तुरंत करती है। कभी इन्होंने तो कोई कानून रिपील सवाल नहीं करता हूं, कब तक करेंगे वो बता दें, हमने क्या क्या कर दिया है। लेकिन मैं अरुण पटेरे जी के पास आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं। और पटेरे साहब, आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि ऐसी प्रावधान का रहना बड़ा जरूरी है, नहीं तो अराजकता आ जाएगी। तो बतौर कानूनविद आपसे जानना चाहता हूं, इसकी समीक्षा में कितना समय लगना चाहिए और कब तक नई व्यवस्था आने की उम्मीद आप करते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी समीक्षा जल्दी होगी। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि जितने पुराने केस में लोग बंद हैं उनका बेल हो और नए केस रजिस्टर ना हो। तो वैसी दशा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर ये एक दबाव पड़ेगा कि इसकी समीक्षा शीघ्र करें और शीघ्र करके कोई निराकरण करें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके चलते इसकी समीक्षा बहुत लंबे समय तक लंबित नहीं रहेगी, ऐसा अरुण पटेरे जी का मानना है। एक हस्तक्षेप करने जा रहे हैं गुरदीप सप्पल जी। आखिरी टिप्पणी गुरदीप सप्पल जी के संपूर्ण विषय के संदर्भ में। ये मालवीय जी ने एक बात की थी, पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। मालवीय जी की बात करेक्ट कर दूं। मालवीय जी, पहले 6 साल में आपकी सरकार के 519 केस हुए थे, उसमें करीब 95% केवल बीजेपी शासित राज्यों में, यूपी में, कर्नाटक में, बिहार और तब झारखंड में आपकी सरकार थी, वहां यूज हुए थे। तो ये मत बोलिए कि उसको जस्टिफाई मत कीजिए। सच ये है कि आप लोगों ने इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, किसानों को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की, जाट आंदोलन को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की, पाटीदार आंदोलन को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की है, आप लोगों ने पत्रकारों को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की है, आपने सीए के विरोधियों को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की है, आपने छात्रों को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। लेकिन हम अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, जहां जहां उसकी सहन करने की क्षमता चुकी है, उसने इस धारा को हथियार बनाने में गुरेज नहीं किया है। गुरदीप सप्पल जी का कहना है कि 95% भाजपा शासित राज्यों में, 5% अन्य राज्यों में, लेकिन अन्य राज्यों ने भी परहेज नहीं किया। ये बात स्वयं गुरदीप सप्पल जी स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर बाकी जगह पर जिस प्रदर्शन के संदर्भ में माना हो, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार हनुमान चालीसा का पढ़ने के आह्वान करने पर भी देशद्रोह के संदर्भ में या राजद्रोह के संदर्भ में मामला दर्ज कर लेती है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आजाद मुल्क में एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ आवाज उठाना क्या अपराध हो सकता है, ये विचार का विषय होना चाहिए। अंग्रेजों के जबरिया के राज में उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना उन्हें नापसंद था, बात समझ में आती है। पर अगर लोकतंत्र में सरकारें ये एक बार मान लें कि हमें एक बार चुन लिया गया, अब आपको इसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं, तो क्या ये बात स्वीकार होनी चाहिए? ये हम में से हर भारतीय के लिए विचार का विषय होना चाहिए। एक निर्वाचित सरकार होने का आशय ये नहीं है कि वह जनता की भावनाओं को सुनने से ही इनकार ना कर दे, बल्कि
जनता के स्तर पर उस आवाज का निकलना ही प्रतिबंधित कर दे। यह प्रतिबंध के संदर्भ में विरोध है, इस प्रतिबंध के संदर्भ में आवाज है, और इस आवाज को साथ आज देश की सर्वोच्च अदालत का मिला है। ये साथ किस मुकाम तक लेकर जाएगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पड़ोसी मुल्क अर्थात श्रीलंका, जिसे हमने पुराणों में, राम कथाओं में सोने की लंका के तौर पर सुना था, उसकी वर्तमान बदहाली के संदर्भ में बात करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए बस थोड़ी देर में।